इंतखाबात में ताख़ीर की गूंज में इलेक्शन कमीशन ने तमाम बड़ी सियासी जमातों से मुशावरत का फैसला किया है और इत्तलात ये आ रही हैं कि कमीशन इंतखाबात के रोड मैप पर मुशावरत के लिए सियासी जमातों से अलहदा मुलाकातें करेगा और हल्का बंदियों और वोटर्स फहरिस्तों से मुताल्लिक अमूर पर भी मुशावरत की जाएगी। इन मुलाकातों का आगाज़ आइंदा चंद रोज़ में मुतवक्की है और दूसरी जानिब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल्स पर दस्तखत की तरदीद के बाद सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी पर भी अपने ओहदे का वक़ार बहाल करने के लिए दबाव डाला जा रहा है और सियासतदान हो या तज्ज़ियाकार मुसलसल मुतालबा कर रहे हैं कि इस मामले की शफाफ तहकीकात की जाएँ। इसी के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त भी दायर की गई है। एडवोकेट जुल्फ़िकार भुट्टा साहब ने दरख्वास्त दायर की है। तो इस वक्त जो सारी सूरत हाल बन रही है इस पर आज हम बात करेंगे, तज्ज़िया हासिल करेंगे। बिल्कुल जी, हमारे साथ इसी मामले पर बात करने के लिए मौजूद है सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार तलत हुसैन साहब। तर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। तर साहब सदर साहब के ट्वीट पर भी आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी ज़रा इलेक्शन के हवाले से बात करें। कौम बहुत बेचैन है कि उनको पता चल सके कि इलेक्शन आखिर कब हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के हवाले से सियासी पार्टियों से मुशावरत जो है वो शुरू कर दी है और वो कह रहे हैं कि हर पार्टी से अलग अलग जो है वो बात भी की जाएगी, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी साफ साफ ये बात कह दी है कि इंतखाबात वक्त पर नहीं हो सकते। तो अब एजेंडा क्या होगा मीटिंग का और इंतखाबात कब तक होते देख रहे हैं आप? आपका तज्जिया क्या कहता है? देखें, एक तो बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। जो इंतखाबात की अपडेट है हमारी मालूमात के मुताबिक वो अब आपको फरवरी के एंड में नज़र आ रही है और बड़ा वाज़ेह है कि फरवरी के एंड में ये क्यों होगा, क्योंकि उसके बाद सेनेट के इंतखाबात होने हैं। सेनेट के इंतखाबात होने के लिए आपको नेशनल असम्बली के इंतखाबात पहले करवाने हैं ताकि आपको सेनेट का कॉलेज जो है वो कंप्लीट मिले। तो एक तो ये वजह है। दूसरी वजह ये है कि जो शेड्यूल ऑलरेडी अनाउंस कर दिया गया है उस शेड्यूल के मुताबिक 4 माह के अंदर आपको हल्का बंदियाँ करनी है नई, और इससे सीटों में तब्दीली नहीं है। मतलब किसी प्रोविंस की सीट ऊपर नीचे नहीं हो रही। प्रोविंसेस के अंदर सीटों में आपको रद्दबदल नज़र आएगा, लेकिन प्रोविंशियल सीट चूँकि ऊपर नीचे नहीं हो रही लिहाजा आइनी तरमीम की ज़रूरत नहीं है। वो शेड्यूल अनाउंस होगा 4 माह के अंदर। उसके बाद इलेक्शन शेड्यूल जो है वो होगा तकरीबन 48 से 54 दिन में। तो ये मिला के अगर आप देखें तो ये फरवरी के एंड में आपको इंतखाबात होते हुए नज़र आ रहे हैं। मेरे जहन में कोई एम्बिग्विटी नहीं है। जो मालूमात हमारे पास मौजूद है कि इंतखाबात देर से नहीं होंगे, इससे ज़्यादा। अब जो मुशावरत है ज़ाहिर जमातों के साथ मुशावरत उन्होंने करनी है और उनको इलेक्शन कमीशन ने अपने दायरा इख्तियार के बारे में भी समझाना है। तो मेरे ख्याल में मुशावरत की ये बुनियादी वजह बन रही है। अब ऐसे में पीपल्स पार्टी अलॉन्ग विद पीटीआई ये चाहते हैं कि बस 90 डेज में इंतखाबात हो जाएं। हालांकि पीटीआई ज़ाहिर है गवर्नमेंट का हिस्सा रही है तलत साहब, और जिस तरह से सीसीआई की मीटिंग में पीपल्स पार्टी ने पहले कहा था वोट नहीं करेंगे जो हल्का बंदियों से मुतालिक, ज़ाहिर है जब हम बात करते हैं सेंसस की, लेकिन उन्होंने भी उस पर वोट किया। अब उसके बाद मालूम तो था वहां पर इनको कि इंतखाबात इससे ताखीर का शिकार हो सकते हैं। अब वो कहते हैं 90 दिन में इंतखाबात कराएं। पीपल्स पार्टी या पीटीआई ऐसी कोई जमात आपको लगता है दबाव डाल सकेगी या कि नहीं, जिस तरह आप बात करेंगे फरवरी एंड दैट्स इट, बस ये तय हो चुका है? देखें, हर जमात ने अब एक अपना बयानिया लेके जाना है। कोई महंगाई के खिलाफ बात करेगा, कोई असूली मौक़िफ़ की बात करेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुझे लगता है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाने का मामला जो है उनका सियासी बयानिया है, जिसके ज़रिए वो लोगों के अंदर अपनी उठान को बरकरार रखना चाहते हैं या अपनी उठान को फैलाना चाहते हैं सियासी तौर पर। लेकिन जिस तरह आपने सही कहा कि पीडीएम की हुकूमत का हिस्सा थी पीपल्स पार्टी, वहाँ पर ये तमाम फैसले हुए। जो नया सेंसस था उसको नोटिफाई किया गया, सीसीआई की मीटिंग के बाद किया गया। तो मेरे ख्याल में अब पीपल्स पार्टी की गुंजाइश एतराज़ की टेक्निकली बनती नहीं है, लेकिन सियासी जमातें हैं, उन्होंने अपना बयानिया बनाना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इशूज़ कुछ थोड़े से मुख्तलिफ हैं। उनका मामला इंतखाबात का इतना नहीं है जितना अपनी पार्टी को संभालना है। तो मुझे लगता है कि उनके पास तो दूसरे जंजाल काफ़ी हैं जिनसे उन्होंने डील करना है। लेकिन ये बात आपने बिल्कुल ठीक है कि पीपल्स पार्टी के पास वैसे आपको जवाब नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अगर वहां पर आपने वोट कर दिया कि नहीं सेंसस होने चाहिए तो उसके बाद अब दोबारा के 90 दिन के अंदर आप इलेक्शन करवाएं तो फिर ज़ाहिर जादू की छड़ी तो किसी के पास भी नहीं है। एक वक्त दरकार होता है सेंसस के लिए भी और वो पूरा होगा और उसके बाद ये इंतखाबात हो सकेंगे। तलत साहब, वैसे अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्शन में ताखीर का जिम्मेदार कौन है, आप किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? देखें, इलेक्शन में तारीख का जो मामला है वो तो उस दिन से शुरू हुआ जब पंजाब में आपको याद होगा असम्बली डिज़ोल्व हुई। फिर इसके ऊपर एतराज़ आया कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात आने हैं। फिर एक पंजाब की जो हाई कोर्ट है उन्होंने
मुकदमा सुनना शुरू किया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी कि नहीं मुकदमा हमने सुनना है, मुकदमा उठा के यहाँ पे ले आए और उसके बाद फैसला दे दिया कि पंजाब के इंतखाबात के अंदर आप थोड़ी सी डिविएशन कर सकते हैं, और वो इंतखाबात अभी तक नहीं हुए। तो एक तो जब आप सियासी मामलात को अदालतों की तरफ लेके जाते हैं तो अदालतों के और किस्म के लच्छेदार इश्यूज़ होते हैं, वहाँ पे आप फंस जाते हैं। तो एक तो मेरे ख्याल में पंजाब के इंतखाबात ने एक टोन सेट कर दी। दूसरा ये कि जो डिलिमिटेशन का इशू है, जो सेंसस के बाद आपको ज़ाहिर नज़र आना है, सबको पता था, जिस तरह आपने ख़ुद भी कहा कि सबको पता था कि अगर आप नए सेंसस की बुनियाद पर डिलिमिटेशन को नोटिफाई कर देंगे तो उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल क्लॉजेस स्टार्ट टू किक इन। तो अगर आप कहें कि जिम्मेदार किसको ठहराना है, तो मेरे ख्याल में ये फैसला करना कि हमने सेंसस को नोटिफाई करना है, वो इस की आप उसको जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। लेकिन अगर किसी जमात की तरफ आप उंगली उठाएं तो पीडीएम के अंदर एलाई समेत तो तमाम जमातें मौजूद थी। अगर आप पुराने सेंसस पर इंतखाबात करवाना चाहते तो वो भी एक ऑप्शन था, लेकिन अब वो ऑप्शन जो है एकेडमिक डिबेट है, अब इसके बारे में कुछ किया जा नहीं सकता क्योंकि अब कॉन्स्टिट्यूशनल क्लॉजेस बड़ी क्लियर है कि आपको ये काम करना है, और उसका शेड्यूल जो है फरवरी के एंड तक जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल क्लॉजेस क्लियर का जो आपने टर्म इस्तेमाल किया तलत साहब, उस पर क्लैरिटी नहीं आ रही ना आजकल। सदर साहब आर्टिकल 75 क्योंकि ज़ाहिर है ऐसा मामला छेड़ चुके हैं कि जिसपे हर शख्स अपनी इंटरप्रिटेशन कर रहा है। एतजाज़ हसन साहब आए, सीनियर कानूनदान, वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट तो इसको साइड पे कर देगी। इरफान कादिर साहब सबक अटॉर्नी जनरल हैं, ज़ाहिर मामलत करते आए हैं वफाक की, वो कहते हैं कि बिल्कुल ठीक हुआ है ये जो कानून बन गया। आपकी राय क्या है इसमें, और ये मामला किस तरफ जाता नजर आ रहा है आपको? देखिए, किस ज़माने में मेरा एक जायदाद का, ख़ानदानी जायदाद का मसला चल रहा था, मैं ऐसे झगड़ों में पड़ता नहीं हूँ, तो मैंने वकील से वैसे पूछा कि ये फ़ैसला हमारे हक़ में हो जाएगा। उसने कहा जी ये फ़ैसला आपके हक़ में नहीं होगा, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि आप ये केस लड़ें। तो मैंने कहा फिर मैं क्यों केस लड़ूँ अगर फ़ैसला हमारे हक़ में नहीं होगा। उसने कहा जी कि आप फ़ैसला आपके हक़ में नहीं होगा, लेकिन आपको कानून समझ आ जाएगा, यानी आपको इतने चक्कर लगाने पड़ेंगे कचहरियों के कि आपको कानून समझ आ जाएगा। मैंने कहा भैया मैंने अगर कानून समझना है तो मैं किताब पढ़ लूँगा, मुझे खजल नहीं करें। अब आए आप सदर साहब की तरफ, ये जो आर्गूमेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं, इनके पेश नज़र हमें भी कानून समझने की ज़रूरत महसूस हुई। बड़ा वाज़ेह है जी, आर्टिकल 75 बड़ा वाज़ेह है, वो सदर मुमलिकत को 2 ऑप्शन देता है। ये पार्लिमानी निज़ाम है, ये सदारती निज़ाम नहीं है। सदर साहब जो है पार्लिमान के जो कवानीन है उनको ओवरराइड नहीं कर सकते। 2 ऑप्शन देता है, या उसके ऊपर दस्तखत कर दें या फिर ये कि पार्लिमान को वापस कर दें। पार्लिमान को वापस करें आप, 10 दिन के अंदर आपने पार्लिमान को वापस करना है। पार्लिमान के पास जब वापस जाएगा, और ये लिखा हुआ है, ये मेरी तशरीह नहीं है, उसके बाद पार्लिमान आपको दोबारा से हिदायत जारी करेगी और उसके बाद या आप साइन करेंगे या ऑटोमेटिकली कानून बन जाएगा। सदर साहब ने इन दोनों ऑप्शंस में से कोई ऑप्शन नहीं अपनाई। उन्होंने कहा जी कि मेरी फाइल ही नहीं मिल गई, वो तो फाइल मैंने भेजी थी, वो मेरे ब्यूरोक्रेट्स ने आगे पीछे कर दिया। ब्यूरोक्रेट कहता है कि सदर साहब हिदायत देंगे तो मैं फाइल को मूव करूंगा, जब उन्होंने हिदायत ही नहीं दी तो उनके टेबल जी एग्जैक्टली। सो मेरे ख्याल में अगर आप पहले दिन ट्वीट के बाद मीडिया डिबेट को देखें तो सदर साहब के हक में आपको काफ़ी सारे बयानात नज़र आएंगे, लेकिन आज 3 दिन गुजरने के बाद, उनके सेक्रेटरी के हल्फी बयान के बाद और ये कहने के बाद कि जी आप तहकीक कर लें, आप रिकॉर्ड देख लें, मेरे ख्याल में सदर साहब की पोजीशन इंतहाई कमज़ोर है। जहाँ तक एतजाज़ हसन साहब जैसे दोस्तों का मामला है, वो बहुत सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट से फारिग करवाने के चक्रों में थे, उनमें से कोई चीज़ फारिग नहीं हुई। ये क्लियर, यानी बुनियादी सी बात है कि चूंकि सदर साहब ने 2 ऑप्शंस थी, वो दोनों ऑप्शंस उन्होंने नहीं अवेल की, तो अब बल कानून बन गया है। जाहिर है जी, उसके अंदर आप देखें ना, अब ये पार्लिमानी निज़ाम के अंदर अगर सदर कोई ऑप्शन एक्सरसाइज ना करे और फाइल के ऊपर बैठा रहे तो इससे मुराद ये कि 5 साल तक कोई कानून अप्रूव ही नहीं होगा, व्हिच इज रिडिकुलस। लेकिन वहाँ यहाँ पर तो मामला भी थोड़ा सा मुख्तलिफ है ना। वो तो ये कह रहे हैं कि मेरे स्टाफ ने मेरे साथ गद्दारी की है और उन्होंने वो पेपर्स आगे नहीं पहुंचाए। तो अब यहाँ पर मामला थोड़ा मुख्तलिफ नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन में नहीं चला गया, तो फिर कानून किस तरह से बन गया? इस पे इलैबोरेट कर सकते हो? फेयर इनफ। देखें वो जो आप कहते हैं ना कि अगर आपकी जिंदगी में कभी चलान हुआ होगा गाड़ी चलाते हुए, मेरे तो काफी सारे हुए हैं, तो जब मैं पुलिस वाले को कहता हूँ यार मुझे मैं तो 120 पे 120 पे जा रहा था मोटरवे पे, लेकिन मुझे ख्याल नहीं रहा, मैं 130 पे चला गया, तो आपका क्या वो चलान नहीं करता? वो करता है चलान आपका। इग्नोरेंस ऑफ द लॉ इज नॉट नेसेसरली अ गारंटी अगेंस्ट नॉन इन्फोर्समेंट ऑफ द लॉ। अगर सदर साहब ने
मामलात वैसे ही हैं जैसे वो बता रहे हैं, जो कि हमें पता है वैसे मामलात नहीं है। उनके सेक्रेटरी ने बाकायदा हल्फी बयान दे दिया, एज्यूम करते हैं कि मामलात वही हैं। सदर साहब के साथ धोखा हो गया, तो सदर साहब के साथ अगर धोखा हो गया तो कानून तो बन गया ना, चलान तो हो गया ना। सर वो उनके ट्वीट से भी एक तरह से वाज़ेह हो जाता है कि इनके ट्वीट ने भी बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट जरूर की है, जहां पर वो खुद से ये कहते हैं कि मतलब उससे यही इंप्रेशन जा रहा है कि कानून बन गया, अज्यूम कर लिया उन्होंने, इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया, जिस तरह वो कह रहे हैं कि अब बहुत से लोग इससे सफर करेंगे। उनकी ट्वीट इटसेल्फ उनको पता है कि कानून बन गया जी, और उनसे माफी। और देखिए उसने खुदावंद ताला को वो ऐनी शाहिद के तौर पर या शाहिद के तौर पर गवाह बना रहे हैं, तो खुदावंद ताला को तो आप तभी गवाह बनाते हैं। वैसे तो खुदावंद ताला तमाम आलम का गवाह है, वो तो क्रिएटर है, उसका गवाह भी है उसका, लेकिन आप तभी गवाह बनाते हैं ना जब आपके पास कोई और शवाहिद नहीं हो। तो सदर साहब को ये बताना पड़ेगा कि भाई उन्होंने वो ऑर्डर किस सूरत में दिया। ये कोई घर के लोगों के साथ तो आप बात नहीं करें ना, आपको लिख के ऑर्डर करने होते हैं, वर्बल तो होता नहीं है वो तो। लेकिन तलत साहब, जो आपने इससे पहले मिसाल दी ना चालान की, देखें हम तो आम शहरी हैं, कुछ भी करेंगे गलती करेंगे चालान होगा, कानून की पकड़ में आएंगे। अब सदर साहब का मामला ये है कि अगर वो कसूरवार भी ठहराए जाएं, सवाल हम कर नहीं सकते, उनके खिलाफ कोई कानून का इतलाक तो हो नहीं सकता, इसीलिए शायद मुतालबा हुआ कि उनको अपनी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। तो आपकी नज़र में मैं दो बातें करना चाहता हूँ, एक ये कि मामला किस तरफ को जाएगा, कि सदर साहब के लिए मुश्किल पेश आएगी, और दूसरा वैसे सदर साहब इस कुर्सी में रह कब तक रहे हैं, जब तक अगले इंतखाबात नहीं हो जाते? जी, जब तक अगले इंतखाबात नहीं हो जाते और नई असम्बलियाँ जो हैं वो एक नए सदर का तयन नहीं करते, टेक्निकली वो इस कुर्सी पर बराजमान रह सकते हैं। लेकिन देखें, टेक्निकली किसी कुर्सी पर बराजमान रहना और इखलाकी तौर पर कुर्सी को रिटेन करना बड़ा फर्क है, फंडामेंटली डिफरेंट थिंग्स। सदर मुमलिकत का जो कंडक्ट है वो अनबिकमिंग है, और ये शख्सियत की बात नहीं करे। देखें, ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान, ही इज द सिंबल ऑफ फेडरेशन, ही रिप्रेजेंट्स द हाईएस्ट ऑफिस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर वहां पर बैठ के माजरत के साथ, ये हो सकता है लफ्ज आपको अच्छा न लगे, ऐसी आप बोंगियां मारेंगे मुसलसल, तो फिर लोग कहेंगे कि सदर साहब आप हैं तो सदर, लेकिन अगर कुर्सी छोड़ दें तो बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल, ये बहुत अहम पॉइंट है कि वो मुल्क के सदर हैं, अरबी साहब का टाइम इज अप का सदर बनना होना चाहिए, किसी जमात की रिप्रेजेंटेशन नहीं होनी चाहिए। बहुत अहम बात तलत साहब ये। अब तलत साहब आते हैं नून लीग पर। लगता है आपको नवाज शरीफ साहब अगले महीने आ जाएंगे, क्योंकि उनकी जमात वैसे तो कई अरसे से वक्त दे रही है कि अगले महीने, अब के तब, जल्द, बहुत जल्द, वो बहुत जल्द आया नहीं। अब सितंबर की बातें जो कि बहुत ज्यादा हो रही हैं, और पहले कहा जा रहा था कि कानूनी रुकावटें हट जाएंगी। जिस तरह नून लीग के बयानियां बना रहे कि नवाज शरीफ साहब आएंगे, लीड करेंगे पार्टी को, और फिर कैंडिडेट होंगे प्राइम मिनिस्टर के, कानूनी रुकावट तो बहरहाल है अभी। ये कैसे उनको लगता है कि वो कानूनी रुकावटें दूर हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी? देखें, नून लीग जो है नवाज शरीफ की रिटर्न के मामले के ऊपर वो नून गुन्ना लीग बनी हुई है, जिससे मुराद ये है कि वो आए बाँ शां करते रहते हैं इस मामले के ऊपर, वो सीधी बात नहीं करते। तो उसके अंदर उनको नुक्ता डालना होगा नून को मुकम्मल करने के लिए, नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए। तो नवाज शरीफ का वापस आना तो ठहरा हुआ है। डेट कौन सी है अगर आप मुझसे पूछें, नून लीग वाले इसके ऊपर मानते कभी नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस किस्म का कंडक्ट सुप्रीम कोर्ट मौजूदा जो उसके चीफ जस्टिस हैं उनका देखा है नून लीग ने, ये इनकी रिटायरमेंट के बाद ही शायद वापस आए। 16 सितंबर में उनकी, हाँ, सितंबर में रिटायरमेंट, उससे पहले नहीं आने। मेरा अपना ख्याल ये है, उससे आई विल बी सरप्राइज जी, आई विल बी सरप्राइज अगर उससे पहले आ जाएं। जहां तक उनकी वापसी के अंदर कानूनी रुकावटें हैं बहुत सारी, तो खत्म हो गई। एक मुकदमे के अंदर उनकी पेशी है जिसके अंदर उनको राहदारी जमानत चाहिए होगी, वो जमानत उनको मिल जाएगी, उसके बाद वो पेश होंगे और मामला तय हो जाएंगे। लेकिन एक और बात है, वो बंदयाल साहब का जो कंडक्ट रहा है, ठीक है, उनकी रिटायरमेंट आप भी कह रहे हैं कि उसके बाद नून लीग कुछ सोचेगी अब क्या करना है। बैलेट पेपर पर बल्ला नजर आता है आपको? मेरा ख्याल यह जी, बल्ला तो नजर आता है बिल्कुल, लेकिन बल्ले को चलाने वाला नजर नहीं आ रहा मुझे। ठीक है तलत साहब, बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे, हमसे गुफ्तगू करते।